हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स का दूसरा चैप्टर और ये दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं। आज इस वीडियो में हम दूसरा जो वीडियो है वो हम लोग देखने वाले हैं और उसमें जो क्वेश्चन है ये सारे चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाती है और इसका क्या महत्व है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको भी लगा लीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप पिछले क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन जो मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th के लिए है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाती है और इसका क्या महत्व है। तो हम लोग लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर क्या हो जाती है, अस्थायी हो जाती है, स्थान पर केंद्रित हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। जैसे जब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाती है, तो लिखेंगे कि जो हमारा सत्ता की साझेदारी जो है वो बहुत बड़ा रोल है। किसका? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में। कहाँ पे? लोकतंत्र में जो है इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं रहेगा या किसी एक व्यक्ति की अगर सत्ता अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा और तो वह क्या करेगा, मनचाहा कार्य करेगा, जोची मन तोची मने नियम पारित करेगा। तो इसलिए वह फिर भ्रष्टाचार हो जाता है। अगर सत्ता अगर किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाने पर हमारा जो है वो सत्ता क्या हो जाएगा, हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो यह चीज़ हम लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की अहम भूमिका है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अहम या बहुत बड़ी भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाने के कार्य करती है, लिखेंगे कि जो है सत्ता की साझेदारी है, उस सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में इसका जो बहुत बड़ा रोल है। किसका? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता की साझेदारी माने जिसके हाथों में सत्ता की साझेदारी मतलब कि जिसके हाथों में चल जाता है वो क्या हो जाता है, एक किसी व्यक्ति के हाथ में चल जाता है तो वह भ्रष्ट हो जाता है। और इसी में क्या लिखेंगे कि किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर लिखेंगे कि किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर केंद्रित हो जाने से वह भ्रष्ट हो जाती है। वह क्या हो जाता है, वह अगर किसी एक स्थान पर या किसी एक व्यक्ति पर अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास हमेशा जो लोकतंत्र के जो सत्ता है वो सत्ता उसी के यहाँ केवल हाथे में रहे तो वो क्या करेगा, मनचाहा कार्य करेगा। वो जोची मन तोची एक्ट लागू करेगा, नियम लागू करेगा और वह एक ही स्थान पर अगर विकसित करेगा या किसी एक ही स्थान पर जो है
अपना कानून को लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा जो है लोकतंत्र एक खराब हो जाएगा, यानी बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएगा। और इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में अहम या बहुत बड़ी भूमिका निभाने का कार्य करती है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाने से वह भ्रष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। और इसी में जो है ये क्वेश्चन है कि इसका क्या महत्व है, तो लिखेंगे कि इसका महत्व क्या है। महत्व बहुत बड़ा है, इसका महत्व बहुत है। जैसे यह कुछ करेगा, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है, यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। पहला लिखेंगे कि यह राजनीति व्यवस्था को मजबूत करता है। दूसरा लिखेंगे कि यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, यह लोकतंत्र का मजबूत करता है। तीसरा लिखेंगे कि यह आपसी मतभेद को दूर करता है, यह आपसी मतभेद को दूर करता है। राज्य की जनता को जागरूक करता है, यह राज्य के जनता को जागरूक करता है। पहला हम लोग लिखें कि यह जो है यानी सत्ता की हिस्सेदारी जो है, सत्ता की हिस्सेदारी सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है। जितने भी पार्टी है उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा। सबसे पहला इसका महत्व है। दूसरा है कि यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जितने सत्ता की हिस्सेदारी बेहतर ढंग से होगा उतने ही हमारा जो लोकतंत्र है वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यानी सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। तीसरा जो लिखवाएं, यह आपसी मतभेद को दूर करता है। सभी को एक भाईचारा और एक संबंधित रहने के लिए, एकजुट एकता की भावना को रहने के लिए ये क्या करता है, प्रेरित करता है सत्ता में हिस्सेदारी। इसीलिए तो सभी लोग क्या होते हैं कि अपने जो राजनीतिक में क्या लिखते हैं, भाग लेते हैं। और सभी लोग भाग लेकर और सभी जिसको मतलब चूज करने के लिए जो नेता के रहता है वो नेता को चूज कर सकता है। तो इसलिए यह क्या है कि यह एक बेहतरीन है। सबसे पहले बात क्योंकि बताएं कि यह राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है, यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। तीसरा जो है आपसी मतभेद को दूर करता है। उसके बाद जो चौथा है वो चौथा क्या है कि राज्य के जनता को जागरूक करता है। जितने भी राज्य के जनता है वो सभी लोग को क्या करता है, जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। देश के प्रति जागरूक होने के कार्य करता है। अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने समाज के प्रति एक अच्छा विचार करने के लिए जागरूकता करता है, उत्प्रेरित करता है। तो इसका यही 4 गो महत्व था। इसके और महत्व है, ये 4 गो जो है VVI महत्व है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। तो इतना आप याद कर लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन कह रहा था कि सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाती है, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए, यहाँ पे जो लिख दिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्या महत्व है, तो महत्व भी 4 गो लिख दिए। इसमें से आप 2-3 गो भी लिख दीजिएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार में सत्ता की हिस्सेदारी कौन कौन होते हैं। तो याद रखिएगा सत्ता की हिस्सेदारी कौन कौन होते हैं। ये भी एक VVI क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ये जब भी पूछेगा तो दीर्घ में पूछेगा, आप ध्यान से इसको केवल समझिएगा, आपको सुनने से केवल याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कि हमारा जो सभी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि जब
गठबंधन किसको कहेंगे, गठबंधन की सरकार किसको कहेंगे? जब बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो है वो आपस में क्या करेगा, मिल जाएगा और मिलकर सरकार को एक नया सरकार बनाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब आपस में मिलकर सरकार को बनाता है या आपस में मिलकर एक नया सरकार का निर्माण करता है, तो वैसे सरकार को या वैसे राजनीतिक पार्टी को क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार कहेंगे। तो ऐसे सरकार को क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार कहेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां क्या करता है, इसमें सबसे पहले गठबंधन की चर्चा कब किया जाता है, जब एक नया सरकार निर्माण करना रहता है और बहुत सारे उसमें जो गठबंधन करते हैं, तो ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो है वो राजनीतिक जो है पार्टियां हैं, वो बहुत सारे पार्टियां जब आपस में गठबंधन जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कभी सुने होंगे कि जो है नीतीश कुमार लालू के साथ मिल गया या भाजपा जो है वो बीजेपी के साथ मिल गया, तो ऐसे आप कभी कभी सुने होंगे। तो वो क्या होता है कि गठबंधन, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि गठबंधन कह देते हैं। कि गठबंधन की सरकार कब कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब आपस में मिलकर एक नए सरकार बनाता है, तो ऐसे सरकार को क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार। इसकी शुरुआत सबसे पहले जो हुआ था 1990 के दशक में से हुआ था भारत में, ठीक है। इसकी शुरुआत भारत में कब हुआ था, भारत में इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1990 के दशक में हुआ था। इसकी भारत में इसकी अगर शुरुआत कहे किसकी, तो गठबंधन की सरकार के, ठीक है। गठबंधन की सरकार की अगर शुरुआत कहे तो कब से मानी जाती है, तो 1990 के दशक से मानी जाती है। क्या किया जाता है, माना जाता है गठबंधन की सरकार सत्ता की साझेदारी का प्रमुख आधार। अगर इसका आधार कहे तो इसका आधार प्रमुख आधार है जन्म जाति। इसका प्रमुख आधार कहेंगे कि सरकार के गठबंधन की सरकार में इसका प्रमुख आधार क्या है, तो प्रमुख आधार याद रखिएगा, प्रमुख आधार क्या है, तो जन्म जाति भाषा धर्म आदि इसका प्रमुख आधार है, के आधार पर किया जाता है, ठीक है। आदि के आधार पर ये जो है गठबंधन की सरकार की चर्चा किया जाता है। याद हो गया होगा इतना। सबसे पहला बात बताएं कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1990 के दशक में मानी जाती है और इसका प्रमुख आधार है, यानी गठबंधन की सरकार का प्रमुख आधार है वो जन्म जाति भाषा धर्म के आधार पर है। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर है। हमारे देश में जो है अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में लिखेंगे, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, के लोग हैं। जैसे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है, संप्रदाय है। तो हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग हैं। इसकी सभी चीज़ क्या है, धर्म जाति भाषा धर्म रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति सभी जो संप्रदाय के है ये सारे चीज़ क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। यानी जो हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग हैं उसका भाषा धर्म रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति सब क्या है, अलग अलग है। लेकिन क्या है, जिसके रीति रिवाज रहन सहन क्या है, अलग अलग
होते हैं। ये सारे चीज़ के क्या है, ये सारे चीज़ यानी संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय के जो रीति रिवाज है वो अलग अलग होता है। उसके बाद जो है गठबंधन की चर्चा तब किया जाता है जब हमको एक नया सरकार का निर्माण किया जाता है, यानी नया सरकार का निर्माण होता है। यानी लिखे देखिए आगे हम लोग लिखेंगे कि गठबंधन की चर्चा सरकार निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही थी, इसके 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसने जो था 1970 जो इसके आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद जब आज़ाद हमारा देश हुआ था तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था, कांग्रेस की सरकार रही थी। किसके सरकार रहा था, कांग्रेस की सरकार। याद रखिएगा आज़ादी के बाद इसका निर्माण कब किया जाता है, इसका चर्चा कब किया जाता है, इसका चर्चा सरकार निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। याद रखिएगा कि इसका हम लोग जब भी गठबंधन की चर्चा करेंगे तो एक सरकार निर्माण के संदर्भ में करेंगे। आज़ादी के बाद कांग्रेस के सरकार रहा था। किसका, कांग्रेस के सरकार रही थी। याद रखिएगा कि उन्हें जब आज़ाद हुआ था तो उस समय किसका सरकार था, आज़ादी के बाद किसका सरकार था, कांग्रेस के सरकार था। इसने क्या किया था 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ, कौची कह रहे हो, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या चीज़ का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने दिया था, तो कांग्रेस की सरकार ने क्या है कि कहा था कि 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ। यानी कहने से थोड़ी होता है, गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे रकम चाहिए, उसके लिए सरकार मजबूत होना चाहिए, जगह जगह पर सरकार के व्यक्ति रहना चाहिए, तब गरीबी हटाओ का यानी पूरे जो शहर में है दुकान के सारे चीज़ संस्था होना चाहिए, जो कि एक छोटा सा गरीब फैमिली भी उस वस्तु को यानी खरीद सके। तो तभी हम लोग जानेंगे कि क्या है कि गरीबी हट गया। लेकिन उस समय जो है 1971 ईस्वी में गरीबी नहीं हटा था, उस समय और महंगाई परम सीमा पर चल गया था, और गरीबी नहीं हटा था बल्कि और बेरोजगारी आ गया था। केवल भाषण देने से, बड़े बड़े भाषण देने से और जो कहने से, नारा लगाने से गरीबी कभी नहीं हट सकता, या कोई चीज़ नहीं किया हो सकता। जब तक हम लोग भी क्या करेंगे, बहुत बड़ा सपना देख लेंगे, उस सपना के पीछे हम लोग पढ़वे नहीं करेंगे तो क्या उस सपना हासिल होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और मेहनत के साथ साथ उसके साथ साथ कार्य भी करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले है कि जो 1971 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार था वो क्या किया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और गरीबी हटा नहीं था बल्कि बेरोजगारी और बढ़ गया था। क्या हो गया था, बेरोजगारी, क्योंकि उस समय उतना गठबंधन की सरकार नहीं थी, यानी जगह जगह पर सरकार नहीं था, जैसे स्थानीय सरकार उतना नहीं था, मजबूत नहीं था, उतने शक्ति नहीं दिया गया था जिसकी वजह से सुधार कर सके। तो इसलिए जो गरीबी हटा नहीं बल्कि बेरोजगारी और बढ़ गया था। वस्तुओं के दाम में क्या हो गया था, काफ़ी वृद्धि हो गया था, अर्थात गठबंधन की सरकार भारतीय राजनीति के लिए शुभ है। ये क्या है कि भारतीय राजनीति के लिए शुभ है। कौन सा, गठबंधन की सरकार, कौन, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार राजनीति, भारतीय राजनीति के लिए क्या है, शुभ है। तो ये हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। ये पूरा मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन जो दीर्घ कह रहा था, क्या कह रहा था कि गठबंधन की सरकार में सत्ता के हिस्सेदारी कौन कौन होते हैं। तो हम शुरू में बताएं कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करता है तो उसे गठबंधन के सरकार कहते हैं। इसका शुरुआत जो हुआ था हमारा भारत में, इसका शुरुआत 1990 के दशक में माना जाता है, 1990 के दशक में माना जाता है। इसका अगर प्रमुख आधार कहे तो जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किया जाता है, जो कि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनके रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, सारे चीज़ क्या है, अलग अलग है। सारे चीज़ क्या है, अलग अलग है।
इसकी चर्चा अगर कहे इसकी चर्चा सरकार निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। आज़ादी के बाद जो सरकार रही थी वो कांग्रेस की सरकार रही थी, जो कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबी हटा नहीं था बल्कि बेरोजगारी और बढ़ गया था। वस्तुओं के दाम में काफ़ी वृद्धि हो गया था, वस्तुओं के दाम में काफ़ी वृद्धि हो गया था, इसलिए गठबंधन की सरकार भारतीय राजनीति के लिए क्या है, शुभ माना जाता है। तो चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरह से ख़त्म हो गया। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है, भाषा नीति से आप क्या समझते हैं। जो हमारा है कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ये भी एक प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाषा नीति एक प्रकार की क्या होता है कि एक ऐसी नीति होती है जो कि हमारे देश में किसी भी प्रकार से, यानी भाषा को लेकर किसी भी प्रकार के हमारे देश में विवाद ना हो, उसी को क्या कहेंगे, भाषा नीति कहेंगे। देखिए लड़ाई झगड़ा जैसे भाषा के चलते हमारे देश में, सिंपल भाषा में समझिए, हमारे देश में जो है वो भाषा के चलते किसी भी लड़ाई झगड़ा मारकाट ना हो, उसी को क्या कहेंगे, भाषा नीति कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में भाषा के चलते किसी भी प्रकार के रुकावट ना होने देना ही भाषा नीति कहलाता है। हमारे देश में 114 प्रकार की भाषा बोली जाती है, जो कि भारत के यानी भारत के राष्ट्रीय जो भाषा है वो क्या है, हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। और इसी की वजह से हमारे देश में क्या, ये 114 प्रकार की भाषा बोला जाता है। पहला बताएं 114 प्रकार की भाषा बोला जाता है, और उसमें से अब देखिए यह जो लागू हुआ था, कब हुआ था, भाषा नीति कब लागू हुआ था, तो यह की वजह से ये लागू तब हुआ था जब तमिलनाडु में क्या हो गया था कि वहाँ के जब जनता जो काम कार्य कर रहे थे, फैक्ट्री में काम कार्य करने वाले लोग वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे जो है ना, तो भारत जो है वो हिंदी को ज़्यादा पहले मान्यता दिया करता था, अंग्रेजी को नहीं दिया करता था। तो अंग्रेजी को क्या, उसी के चलते तमिलनाडु में ये दोनों भाषाओं को लेकर, हिंदी और अंग्रेजी को लेकर, दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। ये दोनों में विवाद हो गया, इसलिए इसको क्या कर दिया, दोनों को समान मान्यता दिया गया। यानी जितना हिंदी का मान्यता है उतने अंग्रेजी का मान्यता है, यानी दोनों का समान मान्यता दिया गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि भाषा के चलते कि देश में किसी भी प्रकार की रुकावट ना होने देना भाषा नीति कहलाता है। देखिए हम लोग लिखेंगे कि भाषा के चलते किसी भी देश में रुकावट ना होने देना भाषा नीति कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा नीति कहलाता है। हमारे देश में जो है वो भाषा के चलते किसी भी देश में किसी भी प्रकार के रुकावट ना होने देना क्या कहलाता है, भाषा नीति कहलाता है। किसी भी देश में या देश में वो क्या कहलाता है, भाषा नीति कहलाता है। हमारे देश का भारतीय देश का यानी राष्ट्रीय भाषा क्या है, भारत का राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा क्या है, भाषा हिंदी है। क्या है, हिंदी है हम, याद रखिएगा, हिंदी है हम। यानी जो हमारा भारत देश का जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। इसलिए उसके बाद जो है अगला जो है पॉइंट है, वो हमारे भारत देश में कितने प्रकार के 114 प्रकार के भाषाएं बोली जाती है। कितने प्रकार के, 114 प्रकार के भाषाएं हाँ, हमारे देश में 114 प्रकार के भाषाएं हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि भाषा नीति किसे कहते हैं। तो भाषा के चलते किसी भी देश में या भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार के रुकावट न होने देना भाषा नीति कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ये भारत में 114 प्रकार के भाषाएं बोली जाती है। संविधान के अनुसार सरकार काम काज के आधार पर हिंदी अंग्रेजी जो है संविधान में जो है काम काज के आधार पर हिंदी भाषा को ज़्यादा मान्यता दिया गया था।
था, जिसकी वजह से तमिलनाडु में क्या हो गया था, अंग्रेजी और हिंदी भाषा को, ये दोनों को लेकर विवाद हो गया था, जिससे उसी समय से ये दोनों भाषाओं को समान अधिकार दिया गया, यानी समान मान्यता दिया गया, यानी जितना हिंदी बोलने का आज़ादी है उतना आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो हिंदी समझ रहा है, लेकिन ये बात है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है, तो हिंदी प्रत्येक नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश चाहे ना आए लेकिन हिंदी जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश का जो है राष्ट्रीय भाषा है। और अपने भारत के जो राष्ट्रीय है वो अपने राष्ट्रीयता को कभी मत भुलाना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आप हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, याद रखिएगा। तो भाषा नीति आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लेते हैं कि संविधान, जो मूल संविधान बना था उस समय जो अनुच्छेद कितने थे, और अनुसूची कितने थे, मौलिक अधिकार कितने थे, भाग कितने थे, संविधान संघ विषय कितने थे, राज्य विषय कितने थे, जो पहले का संविधान बना था और जो अब जो वर्तमान में संविधान है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि जो पहले जो बना था उसमें कितना है और अब जो बना है वो कितना है। तो देखिए, जो पहले बना था यानी आर्टिकल जो का है, यानी अनुच्छेद का है, तो उस समय था 395, यानी अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद कितना था, यानी लिख देते हैं जो है वो मूल संविधान, मूल संविधान। अब इसके बाद यानी लिख देते हैं जो है वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान और जो है वर्तमान संविधान और जो है मूल संविधान, यानी बना था उस समय का संविधान है और जो अब का संविधान में क्या अंतर है। तो देखिए, अंतर तो ऐसे कुछ भी उतना नहीं है, लेकिन जो पहले था अनुच्छेद अभी भी 295 ही गो है, लेकिन उसमें क ख ग ऐसे करके जोड़ा गया है, ए बी सी ऐसे करके जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद का है, अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद कितने था उस समय, तो 395 था। अनुच्छेद कितने था, 395 था। मौलिक अधिकार कितना था, 7 था। मौलिक अधिकार कितना था पहले, मौलिक अधिकार पहले कितना था, 7। उसके बाद जो मौलिक अधिकार 7 था, उसके बाद है अनुसूची। अनुसूची कितना था, अनुसूची 8 था उस समय। और जो मौलिक कर्तव्य उस समय 0 था। मौलिक कर्तव्य उस समय क्या था, 0 था। उसके बाद जो पहला है, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा और पंचमा जो है, पंचमा क्या है, भाग 22 था, भाग 22 है। उसके बाद जो है छठा जो है वो छठा क्या है, संघ विषय कितना है, कितना था संघ विषय। उसके बाद जो चौथा है राज्य विषय। केंद्र, संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब जो ये संघ जो है वो हमारा देश का विषय, यानी जो केंद्र सरकार है, और राज्य विषय। उसके बाद जो है इसमें है 97 और ये जो है ये 66 है। तो याद रखिएगा, ये जो है हमारे जो है जो मूल संविधान बना था, यानी जब संविधान बनाया गया था, प्रारूप समिति के द्वारा जब पेश किया गया था, तो हमारे इतना जो संविधान में ये चीज़ था, यानी अनुच्छेद कितना था, 395। उसके बाद जो है 7 गो था मौलिक अधिकार, और अनुसूची कितना था, 8 था। मौलिक कर्तव्य क्या है, 0 था उस समय। भाग 12 था। संघ विषय कितना था मूल संविधान में, 97। राज्य 66। तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में कितना हो गया। तो वर्तमान में ऐसे क्या हो गया, अगर आपको देखना होगा तो आप 500 से अगर आप गिनिएगा तो 500 से भी ज़्यादा जो है वो क्या चीज़ है, अनुच्छेद है। 500 से भी ज़्यादा है, लेकिन अभी जो हम लोग लिखते हैं 465 गो। अगर अपने से गिन के देखिएगा तो देखिए, हमारे पास एक बुक भी है, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारा भारत का संविधान, ये देखिए भारत का संविधान है। इसमें अगर आप गिनिएगा
तो इसमें 500 भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 24 आपको नज़र आ रहा होगा, 24 देखिए इसमें ऐसी करके जोड़ा गया है। क ख ग घ, यहाँ पे देखिए क ख ग घ से देखिए 24 आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से जो हमारा संविधान में जोड़ा गया है, संविधान में क्या है कि जोड़ा गया है। उसके बाद जो है अगला जो है क्या है कि मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार कितना था उस समय? 7 गो था, लेकिन एगो अब हटा दिया गया। अब क्या हो गया? 6 गो। मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6। आप लोग पढ़े होंगे मौलिक अधिकार 6। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो बताइएगा। जो है ये जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको तो थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे, बता देंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको संविधान के बारे में कुछ और तनि सा जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम अगला वीडियो बनाएंगे वो संविधान के बारे में थोड़ा सा ऊपरे बता देंगे। केवल चैप्टर के बारे में नाम बता देंगे, यानी चैप्टर के नहीं तो केवल इसके बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में केवल बता देंगे। ऐसे संविधान तो पूरा संविधान पढ़ना एक ही वीडियो में तो संभव नहीं है। अनुसूची कितने थे? अनुसूची अब कितने हो गए? अनुसूची अब 12 हो गया। कितना हो गया? 12। याद रखिएगा, अनुसूची पहले 8 था, अब कितना हो गया? 12। मौलिक कर्तव्य उस समय 0 था। मौलिक कर्तव्य 0 था, लेकिन अब कितना हो गया? तो 11 हो गया। कितना हो गया? 11। मौलिक कर्तव्य कितना हो गया? 11 गो। उसके बाद जो भाग है वो भाग पहले क्या था? 22 गो, ठीक है। भाग 22 गो था, शायद अब 25 गो शायद हो गया हो। 25 शायद 25 गो है। थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी भी 22 गो भाग है। भाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भाग 22 गो है, याद रखिएगा। भाग जो है वो 22 गो है। आगे जो संघ विषय था वो 97 गो था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है? बढ़ाकर और 100 गो कर दिया गया है। 100 गो कर दिया गया है। इसके बाद राज्य जो विषय है और राज्य विषय 66 गो था, लेकिन 5 गो हटा दिया गया, इसलिए 61 गो हो गया। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा जो संविधान के बारे में इतना जो है ये चीज़ इतना याद रखिएगा कि जो मूल संविधान था और अब का संविधान में क्या परिवर्तन हुआ है, ये सारे चीज़ आपको इतना ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर 500 से भी ज़्यादा लगभग में कर दीजिए, लगभग में 500 यानी 500 के आसपास पहुंच गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे जो है अगले वीडियो में। कमेंट अगर कीजिएगा कि हाँ हमको जो है अनुसूची के थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में बता दीजिए, अनुसूची के बारे में बता दीजिए। उसके बाद जो है अनुसूची और ये भी बता देंगे कि जो मौलिक कर्तव्य क्या है, भाग माने क्या है, संघ विषय, राज्य विषय और अनुसूची, ये सारे चीज़ के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमको बता दीजिए तो आप ये कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।